नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज का जो वीडियो होगा वो हमारे छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से संबंधित कुछ आंकड़े को लेकर होगा, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की हकीकत भी हम जानेंगे यहाँ पास। अर्थात इस वीडियो में आपको केवल आंकड़े नहीं बताए जाएंगे, आंकड़ों के माध्यम से अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी विषय होते हैं, अर्थात वो आंकड़े कहां से निकाले जा रहे हैं, उन आंकड़ों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसका मतलब क्या होता है, इन सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो विषय है वो होने वाला है प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, लेकिन इस वीडियो में केवल प्रति व्यक्ति आय कितना है, कितना प्रतिशत वृद्धि दर है, इस पर ही चर्चा नहीं होगी। इनके अलावा और बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पास आज के चर्चा के बिंदु को आपको डिटेल में लिख ही देता हूं कि आज के वीडियो के चर्चा के बिंदु क्या होंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग आज समझेंगे कि प्रति व्यक्ति आय आखिर होता क्या है। दूसरा, यहां पास प्रति व्यक्ति आय की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहां दो कॉन्सेप्ट से प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। एक होता है निवल राज्य घरेलू उत्पाद से और एक होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद से। अब ये दोनों डाटा में क्या अंतर है, ये दोनों डाटा कैसे निकाले जाते हैं, इन पर भी हम लोग बात करेंगे। मतलब जीएसडीपी जिसे हम बोलेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और एक होगा एनएसडीपी, ये होगा निवल राज्य घरेलू उत्पाद। तो इससे संबंधित भी हम कुछ बातें करेंगे। तीसरा, जब हम प्रति व्यक्ति आय के डाटा पर फोकस करते हैं तो हमें वहां पास दो प्रकार के भाव की चर्चा करने मिलती है, पहला स्थिर भाव और दूसरा प्रचलित भाव। तो इन पर भी चर्चा किया जाएगा कि स्थिर भाव क्या होते हैं और प्रचलित भाव क्या होते हैं। इसका मतलब है ये वीडियो केवल यहां डाटा शो करने के लिए नहीं है, ये आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित समझ को बढ़ाने के लिए भी है। एग्जाम में किस प्रकार के डाटा पूछे जाएंगे उससे भी संबंधित है। एग्जाम में आपको अगर ये लिखा हुआ मिला तो फिर इसमें क्या करना है, उससे संबंधित भी आपको यहां जानकारियां प्राप्त होंगी। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, खासकर उन नए अभ्यर्थियों को जो कि इकोनॉमी के डाटा को लेकर थोड़े से असमंजस में रहते हैं कि सर एक ही चीज को लेकर इतना सारा डाटा है, किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कि ये लंबा हो वीडियो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर एक पहलू पर बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब कैसे काम करता है। कई बार क्या होता है, हमें आदत हो जाती है छोटे वीडियो देख कर कि छोटे में से जितना ज्यादा मिल जाए उतना बेहतर होगा। नहीं, ऐसा मत करो। यदि आप एक ट्रू एस्पिरेंट्स हैं तो थोड़ा सा आपको इन चीजों के बारे में समझ होनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि आप इकोनॉमी में ये सब पढ़े होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है इन डाटास को लेकर सही में कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअली में यही डाटा यहां पास क्यों लिया गया है, ये वाला डाटा कहां से निकाला जा रहा है। थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उन सभी दिक्कतों को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए आप। आई होप कि आपको इसके बाद कभी भी इकोनॉमी के खासकर इस सेक्शन से दिक्कत नहीं जाने वाली है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आप इसे पूरा देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप सभी लोगों के लिए जानकारी है कि एसआई को लेकर टेस्ट सीरीज हमारे संस्थान में शुरुआत की गई है। अगर मैं बात करूं एसआई के मुख्य परीक्षा को, तो ये शुरुआत होगी टेस्ट सीरीज हमारा 12 मार्च से। कुल 18 टेस्ट होने वाले हैं जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। मतलब आप राज्य के किसी भी कोने से आप इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो फिर हमारी संस्थान की जितनी भी शाखाएं हैं वहां पास आपको ये मिलेगा। जैसे रायपुर में आपको हेड ऑफिस मिलेगा रजबंधा मैदान में, एक मिलेगा आपको सिटी प्लाजा में, दुर्ग में हमारी 2 ब्रांचेस मिलेंगी, जगदलपुर में हमारी 2 ब्रांचेस मिलेंगी, अंबिकापुर में एक मिलेगा, और इसके साथ साथ ये टेस्ट सीरीज आपको बिलासपुर और कवर्धा में भी अब उपलब्ध होगा। तो आप इस टेस्ट सीरीज को बहुत ही कम दाम में उपलब्ध कर सकते हैं। इसका फायदा उठाइए और अपने इस तैयारी को बूस्ट दीजिए। बहुत जरूरी होता है कि आप तैयारी के दौरान टेस्ट सीरीज जरूर दें, ठीक है, क्योंकि आपकी कमियों को बताता है। और खासकर एसआई को लेकर जो और डिमांड की जा रही है कि और बैचेस चाहिए, तो उनके लिए और बैचेस हैं। एसआई को लेकर हमारे पास 2 बैचेस आ रही हैं 13 मार्च को ही, दोनों बैच 13 मार्च को होगा।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ब्रांचेस में है। जैसे ये वाली जो स्पेशल बैच है वो हेड ऑफिस में आपकी संचालित होगी। इसका जो समय होने वाला है सुबह का है, मतलब 13 मार्च को सुबह की बैच शुरू हो रही है हेड ऑफिस उड़ान आईएएस एकेडमी रायपुर में। और ये स्पेशल क्लासेस है जिसमें आपको केवल गणित, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं मिलेंगी। टोटल 400 अंकों की तैयारी होगी और यहां पास आपको 200 भाषा और 200 अंक इसका योग्यता परीक्षण। सेम आपका स्पेशल बैच शुरू होगा रायपुर के ही यहां पास कौन से ब्रांच में, सिटी प्लाजा के ब्रांच में। लेकिन ये वाली जो बैच होगी वो शाम के समय में होगी, 6:30 से लेकर 9 बजे के बीच में। आई बात समझ में? तो ये वाली बैच शाम को सिटी प्लाजा में और सुबह की बैच कहां होगी, हेड ऑफिस में। तो ये दो बैचेस हैं एसआई को लेकर, और एक क्या हो गया, टेस्ट सीरीज। चलिए हम लोग बात करते हैं वर्तमान के आर्थिक सर्वेक्षण की। वर्तमान में आपके पास आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है 2022-23। आर्थिक सर्वेक्षण पुनरीक्षित अनुमान होता है। यहां पास अनुमान होता है ये केवल इस बात को लेकर कि सरकार ने जो पिछला बजट जारी किया था उसके संबंध में सरकार ने कितने प्रयास कर लिए हैं। अब ये जो प्रयास हैं वो पूरे साल भर के नहीं होते। यहां पास यदि लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा, 2022-23, तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में आपको जो डाटा मिलने वाला है वो पूरे साल भर का नहीं मिलने वाला है, 2022-23 लिखा मिलेगा आपको। जैसे अगर मैं दिखाना चाहूं आप सभी को तो इस प्रकार से कुछ, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 यहां पास लिखा मिलेगा। लेकिन ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 है ये पूरे साल भर का डाटा नहीं है। यहां पास आपको जो डाटा मिलेगा वो जनरली नवंबर तक ही मिलेगा, क्योंकि नवंबर तक सभी विभाग अपना जो डाटा होते हैं वो सब किसको सबमिट कर देते हैं, मंत्रालय को सबमिट कर देते हैं रिपोर्ट को। तो नवंबर तक के आरक्षित अनुमान को ही यहां पास रखा जाता है। अब यहां पास आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जो लिखा हुआ है इसका जो बजट आया होगा कब, 2022-23 का, 2022-23 का बजट कब आया होगा, तो ये मार्च में ही आया होगा 2022 को, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो गया है। 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया, तो 1 अप्रैल से लेकर लगभग नवंबर 2022 तक जो कुछ भी यहां पास विभागों ने खर्चा किया है, जो कुछ भी उनके पास आंकड़े संग्रहित हुए हैं, उनको लेकर क्या जारी किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है कि इतने दिनों का हमारा जो टारगेट था बजट में, उनको लेकर हम इस कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लगभग हमारा जो नीति है उस इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण आपको दर्शाता है। मतलब पूरे साल भर का डाटा इसमें आपको अवेलेबल नहीं होगा। कहां से होगा, खुद सोचो आप। मार्च 2023 में ये पेश हो गया, अरे पूरा साल ही खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बजट ही 31 मार्च 2023 के लिए था, पूरा 1 साल का। और आपका उससे पहले ही क्या पेश हो गया है, 2023 में ही मार्च में ये डाटा पेश हो गया। ये बनना कब शुरू हुआ होगा, तो ये बनना शुरू हुआ था लगभग अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में बजट बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस कारण से डाटा आपको कहां तक मिलेंगे, तो कभी अक्टूबर तक का डाटा, कभी कभी किसी विभाग का जैसे कृषि विभाग तक का तो सितंबर अक्टूबर से ज्यादा आगे होता ही नहीं डाटा, तो इसीलिए यहां तक के डाटा आपको देखने को मिलेंगे। इसी डाटा में से एक डाटा इस बार जो हम लोग जो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, एक नागरिक की, किसकी, छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, एक आदमी का कुल प्रोडक्शन कितना है, कैसे निकालेंगे इस प्रति व्यक्ति आय को। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं छत्तीसगढ़ के, यहां पास अगर मैं छत्तीसगढ़ के कुल आय, छत्तीसगढ़ के कुल आय को अगर मैं जनसंख्या से डिवाइड कर दूं तो हमें कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय मिलेगा। मतलब टोटल छत्तीसगढ़ का इनकम डिवाइड बाय जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय यही होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है दोस्तों, ये कुल आय कौन सा लेना है, ये दिक्कत यहां पर महसूस होने लगती है। ये कुल आय कौन सा होगा। अब इस कुल आय को लेकर ही हमारे पास एक अच्छा शब्दावली है जिसको हम कहते हैं राजकीय आय। राजकीय आय,
राज्य की आय मतलब राज्य का कुल आय मतलब राज्य का आय। राज्य का आय कैसे निकालूंगा? तो राज्य के विद इन द बाउंड्री जितना भी हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, जितना भी उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ के बाउंड्री के अंदर, उसे मैं क्या बोलूंगा? छत्तीसगढ़ की आय। ये कहीं ना कहीं आपने सुना है कि ये विद इन द बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट तो कहीं ना कहीं आता है, बिल्कुल आता है। समझते हैं क्या हो रहा है डिटेल। अब देखिए, हमारे पास अगर मैं अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एनआई, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को निकालने के लिए टोटल 4 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया जाता है। यहां पर 4 अवधारणाएं कैसी हैं? मतलब 4 चीजों से आप, 4 उपागमों से आप, 4 अप्रोचेस से आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला अप्रोच क्या होता है आपका राष्ट्रीय आय निकालने का? वो होता है जीडीपी के थ्रू निकाल लूं मैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो एक तरीका है कि मैं सकल घरेलू उत्पाद से क्या निकाल लूं, राष्ट्रीय आय निकाल लूं। दूसरा तरीका यह होता है कि सकल घरेलू उत्पाद का ही शुद्धतम रूप निकाल लूं। शुद्धतम रूप में इसे कहा जाता है एनडीपी, निवल घरेलू उत्पाद। तो निवल घरेलू उत्पाद से मैं कुछ डाटा निकाल लेता हूं, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। समझेंगे ये सब क्या होता है। तीसरा, यहां पास हो सकता है कि मैं जीएनपी से राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कर रहा हूं, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मैं क्या कर सकता हूं, राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कर सकता हूं। बिल्कुल, राष्ट्रीय मतलब यहां पर जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, तो सकल राष्ट्रीय आय या उत्पाद से। अगर हो सकता है तो इसे भी मैं शुद्धतम रूप में निकाल लूं, तो फिर एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय आय से भी मैं क्या कर सकता हूं, तो फिर नेशनल इनकम निकाला जा सकता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में केवल इन दोनों का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहां पास नेशनल इनकम ना होकर राज्य की आय है, स्टेट इनकम की बात हो रही है। यहां पास राज्य आय की बात हो रही है, और राज्य आय में केवल आपको जीडीपी और एनडीपी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। जीएनपी और एनएनपी का आपको छत्तीसगढ़ में कोई वेटेज देखने को नहीं मिलने वाला। उसका रीजन क्या है कि जीएनपी और एनएनपी को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपको यहां यह देखने को मिलता है कि इसमें आयात और निर्यात का कॉन्सेप्ट आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और छत्तीसगढ़ में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ है ही नहीं ऐसा। अगर हमारे यहाँ व्यापार ऐसा होता कि राज्य से कितनी वस्तुएं बाहर जाती हैं, बाहर के राज्य से कितनी वस्तुएं आती हैं, इसका अगर हम प्रॉपर एक डाटा बेस होता हमारे पास, तो हम इससे निकाल सकते थे, नो डाउट बहुत अच्छे से निकाल लेते। लेकिन इसका एक प्रॉपर डाटा बेस नहीं है अपने पास कि हमारे राज्य का है ना कितना प्रोडक्शन बाहर हो जा रहा है, या फिर बाहर के राज्यों से हमारे राज्य में कितना आ रहा है। तो ये दोनों आंकड़े या फिर इसका बेस तैयार नहीं होने के कारण हम जीएनपी एनएनपी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, चूंकि यहां पास आयात और निर्यात का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इस कारण से हमारे राज्य में आपको जीडीपी और एनडीपी के आंकड़े मिलेंगे। जीडीपी एनडीपी को जब हम राज्य के लिए निकालते हैं तो इसे कहते हैं जीएसडीपी, और इसे कहते हैं एनएसडीपी। कुछ नहीं है, एस एस लगा दिया, स्टेट। सकल घरेलू उत्पाद का हो जाएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और निवल घरेलू उत्पाद का क्या हो जाएगा, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी के जगह जीएसडीपी लिखने को मिलेगा, एनडीपी के जगह एनएसडीपी देखने को मिलेगा, निवल घरेलू उत्पाद के जगह निवल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद के जगह सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जीएनपी एनएनपी को लेकर कोई आंकड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आयात निर्यात का कॉन्सेप्ट नहीं है तो देखने को नहीं मिलेगा। यहां पास जीडीपी और एनडीपी की बात कर लेते हैं। जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है? बहुत आसान है जीडीपी को समझना, बहुत ज्यादा। नाम से थोड़ा अगर आप देखोगे तो सकल घरेलू उत्पाद। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं, ठीक है, इस वीडियो में, खासकर इस टॉपिक में। यहां पर बस मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं जीडीपी के कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझेंगे। आपको अपने घर के बाउंड्री के अंदर आपको देखना है, चूंकि यहां पास शब्द यूज किया गया घरेलू, घर की बाउंड्री जिसे आप कहते हैं सीमा के भीतर सभी वस्तुओं को जोड़ दो। अब सभी वस्तुओं का मतलब क्या है, वस्तु को भी जोड़ना है और सेवा को भी जोड़ना है, क्योंकि उत्पादन तो इन्हीं दोनों का किया जाता है, वस्तु का और सेवा का। इन सभी को जोड़ दो,
वस्तु और सेवा दोनों को जोड़ दो आप, जोड़ दिया। कौन से भाव पर जोड़ू? बाजार भाव पर जोड़ो। अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया, बाजार भाव क्या होता है। देखो ये कॉन्सेप्ट यही क्लियर कर लेते हैं। एक सामान होता है जो कि फैक्ट्री में बना, उस सामान को बनने के लिए बहुत कुछ आपको क्या है यूटिलाइज करना पड़ेगा या फिर बहुत कुछ योगदान देना पड़ेगा, जैसे कच्चे माल पर व्यय, परिवहन पर व्यय, भंडारण पर व्यय, विद्युत गैस जलापूर्ति, कारखाना, मशीनरी, लेबर वर्क, भू राजस्व, मजदूरी, बहुत कुछ आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इन सभी कारकों को जब आप ऐड कर देते हैं तो उस वस्तु का आपको क्या मिलता है? उत्पादन लागत प्राप्त होता है। अब जब वो बाजार में बिकने जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बाजार लागत हो जाएगा। तो हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो बाजार लागत पर करते हैं, याद रखना है हमें। आपको हर जगह डाटा किसका मिलेगा? बाजार भाव का मिलेगा। अब इस बाजार में मतलब एक वस्तु जो कि बना था साधन लागत पर, अब ये बिकेगा बाजार में, तो इस पर टैक्स इंक्लूड होगा। इस पर टैक्स क्या होगा? इंक्लूड कर दिया जाएगा। सरकार टैक्स लगाएगी, बोलेगी कि तुम इसे बाजार में बेच रहे हो, मुझे टैक्स दो। और अगर ये सामान महंगा हो गया तो सरकार बोलेगी इस पर सब्सिडी भी ले लो आप। मान लेते हैं वस्तु है 200 रुपए का, 50 रुपए का टैक्स लगा तो बाजार में 250 का बिकना था इसे, लेकिन सरकार ने बोला नहीं यार 250 थोड़ा सा महंगा है ये सामान, 20 रुपए का सब्सिडी ले लो, तो बाजार में कितने का बिकेगा? 230 रुपए का। तो बाजार भाव कितने का हुआ? 230 रुपए का बाजार भाव हुआ। तो ये अंतर है। तो बाजार भाव पर कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। तो आपको किसी भी घरेलू अर्थव्यवस्था में उसके सीमा के भीतर जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है मार्केट प्राइस पर, बाजार भाव पर जोड़ देना है। क्या हो रहा है? दिमाग में एक फॉर्मेशन करना है आपको छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बाउंड्री के अंदर हमारी जो सीमा है उसके भीतर आपको क्या करना है? उत्पादन करना है। वस्तु का करो चाहे सेवा का करो। वस्तु मतलब दृश्य चीजें, सेवा मतलब अदृश्य चीजें, इनका उत्पादन कीजिए आप। जितने भी रुपए का उत्पादन हो रहा है सबको जोड़ दीजिए। हमारे धरती में होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की मातृभूमि में होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है मार्केट प्राइस पर जोड़ना है। यही क्या कहलाएगा? जीएसडीपी। जीएसडीपी कहलाएगा। तो यह है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब इसे हमें शुद्धतम रूप में प्राप्त करना है। शुद्धतम कहने का तात्पर्य यह होता है कि आपको इन उत्पादन के लिए जितना भी त्याग करना पड़ गया, अगर मैं कहता हूं कि मुझे उत्पादन 1 लाख रुपए का करने के लिए मेरा ना थोड़ा सा मूल्य ह्रास हो गया, कुछ ना कुछ घिस गया। मान लेते हैं यहां पास था गेहूं, गेहूं का उत्पादन हुआ, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आया आटा। आटा तो अब बताओ मुझे मैं गेहूं जोड़ूं कि आटा जोड़ूं कि दोनों को जोड़ूं? दोनों जोड़ूंगा तो मूल्यों का दोहराव हो जाएगा। इसीलिए हमेशा फाइनल प्रोडक्ट को जोड़ना होता है। इसीलिए जब जीडीपी की परिभाषा लिखते हैं तो आपको यहां लिखना पड़ता है अंतिम वस्तु और सेवा, ना बीच की ना शुरुआत की, अंतिम। तो मेरा गेहूं मान लेते हैं कितने का था? 90,000 रुपए का। आटा हो गया 1 लाख रुपए का। तो जीडीपी कितने का होगा? 1 लाख रुपए का जीडीपी हुआ है, क्योंकि 1 लाख रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन अगर ध्यान देंगे यहां पास तो इस गेहूं से आटा बनने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा, चाहे वो श्रम का त्याग हो चाहे मशीनरी का त्याग हो। चूंकि जीडीपी तो अंतिम उत्पाद है, किसी भी अर्थव्यवस्था का अंतिम उत्पाद ही जीडीपी निकालना है आपको। तो अंतिम उत्पाद तो आटा था 1 लाख रुपए का, गेहूं तो शुरुआत का उत्पाद है, शुरुआत के उत्पाद से आप नहीं निकाल सकते जीडीपी। अंतिम उत्पाद 1 लाख रुपए का है, लेकिन उस गेहूं से आटा बनने के लिए चक्की घिसा, चक्की का पत्थर घिस गया, उस घिसावट का पैसा कौन देगा? बात यह उठती है कि उस घिसावट का पैसा कौन देगा, क्योंकि वो घिसते रहा घिसते रहा घिसते रहा तो एक दिन घिस घिस के खत्म हो जाएगा। तो फिर अगले साल आपका जीडीपी ही नहीं आगे बढ़ेगा। तो आपको जो घिसावट हो रही है उसकी भरपाई करनी होगी। वो भरपाई करेगा कौन? वो करेगा जीडीपी। जीडीपी से हमको निकालना पड़ेगा। बोलेंगे कि 2,000 रुपए का 5,000 रुपए का मेरा मशीन घिस गया, बोलेंगे ठीक है यार निकाल ले, मेरे को क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे? घिसावट को घटा देंगे। तो जीएसडीपी मेरा क्या था? 1 लाख रुपए का, उसमें से मैं अपनी घिसावट को घटा देता हूं।
मूल्यह्रास को क्या कर देता हूं, घटा देता हूं। तो 1 लाख माइनस 5,000, ये क्या हो गया 95,000, ये मेरा क्या हो गया NSDP। अब मुझे ये बताओ थोड़ा सा, या फिर खुद सोचो आप कि दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है। दोनों में से ज्यादा अच्छा जाहिर सी बात है NSDP है, क्योंकि वो आपको शुद्धतम रूप में आपको क्या दे रहा है, तो वो आपको बता रहा है शुद्धतम रूप में कि हाँ हमारे राज्य में इतना रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है। ये प्रोडक्शन का डाटा है हमारे पास 95,000 का। अब इसी प्रोडक्शन से, ये कुल कमाई है, राज्य की कुल कमाई 95,000। अब मान लेते हैं राज्य की कमाई 95,000 है और हमारे राज्य की जनसंख्या है कितनी, 100। तो इससे निकाल लूंगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। कैसे निकालूंगा, तो काट दूंगा और क्या 950 हो जाएगा क्या प्रति व्यक्ति आय। तो क्या प्रति व्यक्ति आय हम लोग जीएसडीपी से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जीएसडीपी डिवाइड बाय जनसंख्या, 1 लाख डिवाइड बाई 100, देखो 1000 आ गया। तो दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि मूल्यह्रास का यहां पास अंतर आपको है। तो प्रति व्यक्ति आय दोनों से। तो अब यहां पास हम लोग को यह क्लियर हो गया कि ये जो कुल आय हम लोग रखे थे, राज्य की आय था, ये राज्य की आय था, छत्तीसगढ़ की आय थी, कौन सी, जीएसडीपी भी हो सकती है और एनएसडीपी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। लेकिन इसमें एक और दिक्कत है। अब जब मैं कह रहा हूं, जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं गेहूं का रेट, आटे का रेट, तो मैं बाजार का भाव ले रहा हूं। बाजार का कौन सा भाव, बाजार का इस साल का रेट कि पिछले 5 साल वाला रेट। बाजार का तो रेट दोनों होगा, क्योंकि यहां पास जो आटा, जो गेहूं बाजार में आया था, ये जो बाजार में आया है बिकने के लिए, तो बाजार में तो 2 टाइप के रेट हो सकते हैं। आज का रेट हो सकता है और पुराना रेट भी हो सकता है। सरकार किस पर गणना करे, तो सरकार दोनों पर गणना करती है। आज के भाव पर भी गणना करेगी, पहले के भाव पर भी गणना करेगी। आज के भाव पर अगर गणना करेगी तो उसे कहेंगे प्रचलित आय। प्रचलित आय देखेंगे दोनों में क्या कॉन्सेप्ट होता है पूरे डिटेल में। प्रचलित आय पुराने रेट की गणना करेगी तो उसे बोलेंगे स्थिर भाव। देखते हैं कैसे होता है। तो एक हो गया स्थिर भाव पर गणना करेंगे और एक हो गया प्रचलित भाव पर गणना करेंगे। इसका मतलब है 2 आपके पास डाटा निकलेंगे। अगर मैं जीएसडीपी की गणना करनी चालू करूं तो मैं 2 भाव पर गणना कर सकता हूं। जीएसडीपी का स्थिर भाव पर गणना होगा और जीएसडीपी का प्रचलित भाव पर भी गणना होगा। सेम केस आपका एनएसडीपी पर भी होगा। एनएसडीपी का स्थिर भाव पर गणना होगा और प्रचलित भाव पर भी क्या होगा, गणना होगा। इसका मतलब है ये आपका कंप्लीट एनालिसिस हुआ। अब ये स्थिर और प्रचलित भाव क्या होते हैं, इस पर आपको जानना होगा। कैसे निकाले जाते हैं स्थिर भाव और प्रचलित भाव, आसान कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। इसके लिए सबसे पहले आधार वर्ष की एक तलाश की जाती है। अब आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया एक बेंचमार्क है, एक सीमा चिन्ह है। यहां पास उसके मदद से सरकार आने वाले अर्थव्यवस्था के आने वाले वित्तीय वर्षों में गणना करती है और मूल्य उस साल का देखती है। भाई एक आप तुलना करते हो ना, जैसे आप अपनी तुलना करते हो कि मैं परसों के दिन से आज बहुत बेहतर हूं। आपने परसों को आधार बनाया था और आज की तुलना कर रहे हैं। सेम होता है अर्थव्यवस्था के साथ कि आज की अर्थव्यवस्था की तुलना कभी पुराने वाले दिनों की तुलना की जाती है। पुराने वाले दिन को हम लोग लैंडमार्क बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं, आधार वर्ष बोल देते हैं, बेस ईयर। तो सरकार अपना बेस ईयर डिसाइड करके रखती है हमेशा से। जैसे मान लेता हूं मैं कि हमारा छत्तीसगढ़, या फिर अभी एक एग्जांपल के तौर पर बेस ईयर है 2011-12। बहुत ध्यान से देखना इसे। 2011-12 क्या हो गया, 11-12 बेस ईयर हो गया है। बेस ईयर 2011-12। इस साल किसी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा था, उत्पादन हो रहा था, कुछ संख्या होगी उसकी, मैं उत्पादन को संख्या से डिनोट कर देता हूं। उसका उस साल कुछ रेट होगा, उस साल उसका कुछ क्या होगा, बाजार का भाव होगा। हम बाजार भाव पर चल रहे हैं। अब उसी बाजार भाव के आधार पर हम उसका जीएसडीपी भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लिया जीएसडीपी हमने। मान लेते हैं 2011-12 में किसी वस्तु की प्रोडक्शन 100 पीस की हुई थी
और उसी साल उसका रेट था 10 रुपए। उस साल का बाजार भाव क्या था? 10 रुपए था। यह प्रचलित भाव है उस साल का, बेस ईयर का प्रचलित भाव है। उस साल वो 10 रुपए का था। मतलब किसी क्षेत्र में 100 पीस वस्तु का प्रोडक्शन हुआ है, उसका रेट है 10 रुपए एक वस्तु का। जीडीपी ऑब्वियस सी बात है 1000 रुपए की हो गई आपकी। यही तो जीडीपी है कि किसी विद इन द बाउंड्री जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसे बाजार भाव में जोड़ दो आप, वही जीडीपी है। तो जीडीपी के परिभाषा के अनुसार इस साल की जीडीपी कितनी थी? 1000 रुपए थी। यह है आधार वर्ष। आधार वर्ष सरकार कैसे डिसाइड करती है, इसको लेकर सरकार ने कभी क्लैरिफिकेशन तो नहीं दिया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आधार वर्ष यदि सब कुछ उस साल सही रहता है, महंगाई भी सही है, सरकार के पास आंकड़े भी अच्छे खासे उपलब्ध है, तो उस साल को वो आधार वर्ष घोषित कर देती है। अब मान लेते हैं 2018-19 आ गया है। 2018-19 केस नंबर 1। 2018-19 में हमारा प्रोडक्शन बढ़कर हो गया 120 पीस का। 120 पीस का। तो मैं यहां पास केस नंबर 1 में 2 प्रयोग कर लेता हूं, प्रैक्टिकल नंबर 1 और 2। 120 पीस का प्रोडक्शन हो गया है। हमने क्या किया, आधार वर्ष से रेट को सेम रखा, 10 रुपए स्थिर कर दिया, तो स्थिर भाव हो गया। वो भाव स्थिर हो गया, स्थिर बाजार भाव हो गया। भाव स्थिर हो गया बाजार भाव का, तो स्थिर बाजार भाव हो गया। तो वर्तमान में उत्पादित की जा रही वस्तुओं का मूल्य यदि आधार वर्ष के मूल्य से उसकी गणना की जाए जीडीपी की, तो स्थिर भाव की जीडीपी निकल कर आती है 1200 रुपए। स्थिर भाव का जीडीपी हो गया ये, स्थिर बाजार भाव का जीडीपी। आई होप कि आप क्लियर है। स्थिर भाव क्यों? क्योंकि आधार वर्ष स्थिर है। बाजार भाव क्यों? क्योंकि वो बाजार भाव पर था। इसे हम लोग कहते हैं रियल जीडीपी का डाटा, वास्तविक जीडीपी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम जानते हैं कि 120 पीस का इस साल का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन उसका आज का रेट तो कुछ और है। आज का रेट है 12 रुपए। मान लेते हैं मैगी है ना, 12 रुपए। मैगी तो महंगा हो गया ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलो 12 रुपए ले लेते हैं दिल पे पत्थर रख के। तो यहां 12 रुपए उसका रेट हो गया। ये कब का रेट है? आज का रेट है, प्रचलित रेट है ये। इस डाटा पर हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी निकालते हैं 1440 रुपए का। तो ये वाला जो डाटा आया आपके पास, ये है प्रचलित बाजार भाव का। प्रचलित बाजार भाव क्यों? क्योंकि ये अभी का है प्रचलित। ये होता है नॉमिनल जीडीपी। कौन सा जीडीपी है? नॉमिनल जीडीपी। वो वास्तविक है तो ये नॉमिनल है, मौद्रिक जीडीपी जिसे आप कह देते हैं। अब हमारे पास अर्थव्यवस्था में एक वस्तु तो है नहीं, हमारे पास दोस्तों अनगिनत वस्तुएं हैं। हमारे पास एक एक वस्तुओं का यहां तुलना नहीं करेंगे। यहां तो एक वस्तु है तो तुलना करते आसानी से बन जा रहा है। हमारे पास तो लाखों करोड़ों डाटा है, समान है। हमारे पास फाइनल रिजल्ट दोस्तों ये वाला आता है। ये 3 रिजल्ट फाइनल आएगा हमारे पास। अब हम केवल इन 3 डाटा पर फोकस करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि 1000 रुपए से 1200 हो गया है। स्थिर बाजार भाव का जब मैं जीडीपी निकाला तो फिर वो पिछले साल से 200 रुपए ज्यादा दर्शा रहा है। आप इमेजिन करो क्यों होगा ये 200 रुपए ज्यादा? क्योंकि यहां पास प्रोडक्शन बढ़ गया है। क्या बढ़ गया? प्रोडक्शन। उत्पादन के बढ़ने से स्थिर बाजार भाव का रेट, मतलब यहां पर डाटा ज्यादा बढ़ेगा। मतलब ये अंतर 200 रुपए का केवल उत्पादन बढ़ने से। खुद देख लो, उत्पादन बढ़ने से 20 पीस का उत्पादन बढ़ गया, इस कारण से 20 × 10 200 रुपए का। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो उत्पादन का भी फैक्टर काम करता है और दूसरा मूल्य का भी फैक्टर काम करता है। दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। तो ये ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा क्योंकि देखो उत्पादन भी बढ़ गया, मूल्य भी बढ़ गया, जीडीपी ज्यादा तेजी से बढ़ी। एक्चुअली ज्यादा अच्छा कौन सा? ज्यादा अच्छा स्थिर भाव का, क्योंकि स्थिर भाव वाला क्यों क्या दर्शाता है? उत्पादन को दर्शा रहा है। इससे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा एक और डाटा लेते हैं। केस नंबर 2 बनाता हूं। चलो केस नंबर 2 सेम ईयर 2018-19। मान लेते हैं 90 पीस का प्रोडक्शन हुआ है। दोनों जगह 90-90 लिख देता हूं। ठीक है, स्थिर भाव पर मैं निकालने का प्रयास करता हूं। सेम स्थिर भाव पर, मतलब ये रियल जीडीपी निकलेगा 900 रुपए का। और मान लेते हैं इस साल इसका रेट हो गया 15 रुपए, तो ये 1350 रुपए का।
900 और 1350। मान लो हमारे पास केवल ये वाला डाटा होता 1000 रुपए का और केवल 1350 रुपए का डाटा होता, हम लोग आज ही के रेट पर सारे प्रोडक्शन का रेट निकाल देते, जीडीपी निकाल देते आज के रेट पर और कंपेयर करते तो बोलते वाओ 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 35% आपका जीडीपी बढ़ गया। पीछे की स्टोरी तो पता ही नहीं है, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति आया बोला कि नहीं मैं उस साल के रेट से इस साल का मैं निकाला हूं पूरा 900 रुपए का जीडीपी दिखा रहा है अपना। बोलेंगे 900 रुपए का, पिछले साल का रेट से इस साल कम हो गया यार। क्यों कम हुआ होगा? क्योंकि उत्पादन में कमी हो गई। मतलब जब ये तीन डाटा मिलते हैं तब जाके समझ में आता है कि अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, रेट किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये डाटाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको आधार वर्ष का जीडीपी पता हो और प्रचलित वर्ष में आपको स्थिर भाव का जीडीपी और प्रचलित भाव का जीडीपी दोनों पता हो। क्योंकि स्थिर भाव का बढ़ना यह दर्शाता है कि आपके यहां प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है तो फिर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी अच्छे तरीके से हो रहा है, वितरण भी अच्छा है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही होगी, लोगों का कौशल शिक्षा सब कुछ बढ़ रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो रियल जीडीपी का डाटा ज्यादा मायने रखता है, आपको स्थिर भाव का डाटा ज्यादा मायने रखता है। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ते हैं तो स्थिर भाव पर तो हमेशा नजर गड़ा के रखिए, स्थिर भाव का डाटा नहीं छोड़ना है, समझे। तो यह है स्थिर भाव और प्रचलित भाव में अंतर कि स्थिर भाव क्या होता है और प्रचलित भाव। अगर मान लो मैं ये डाटा नहीं निकालता तो मैं तो खुश हो जाता, लेकिन ये डाटा जैसे ही आया मुझे पता चल गया कि नहीं दाल में कुछ काला है, भले हमारी जीडीपी 1350 दिख रही है लेकिन नहीं, हमारा स्थिर भाव का डाटा कम बता रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डाउनफॉल कर गया है। तो इसका मतलब है लोगों को रोजगार से बाहर निकाला गया है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, डिमांड कम हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कम हो रहा है, आर्थिक विकेंद्रीकरण की भावना इससे क्या हो रही है, आहत हो रही है। तो ये दिक्कतें आती हैं प्रचलित भाव और स्थिर भाव के संबंध में। तो इस कारण से प्रचलित भाव और स्थिर भाव का डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। इसका मतलब है जब आप कैलकुलेशन करेंगे जीडीपी का, दोनों रेट मिलेंगे, स्थिर भाव का, प्रचलित भाव का, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे किसका, एनएसडीपी का, तो दोनों भाव मिलेंगे, स्थिर भाव का और प्रचलित भाव का। तो एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। जीडीपी क्या है? किसी भी देश में या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके घर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है वो जीडीपी है। सब कुछ मार्केट प्राइस पर जोड़ा जा रहा है, बाजार के मूल्य पर। अब उसमें से मैं मूल्यह्रास घटा देता हूं तो क्या निकलता है? एनएसडीपी निकल जाता है, कुछ नहीं था इसमें। अब ये जो बाजार का भाव है, अगर मैं बाजार भाव आधार वर्ष से कैलकुलेट किया तो स्थिर भाव, अगर आज के रेट से कैलकुलेट किया तो फिर प्रचलित भाव। और दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर दोनों को जब कंपैरिजन करते हैं तब पता चलता है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर केवल यही देखते तो फिर आपको पता नहीं चलता प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि मूल्य बढ़ रहा है, लेकिन आपके पास ये वाला भी डाटा आ गया तब पता चला कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए आप जब एग्जाम में देखते हो कि भारत की जीडीपी इस साल 7.5% के हिसाब से आगे बढ़ेगी, प्रतिशत वृद्धि दर 7.5%, दोस्तों वो रियल जीडीपी का डाटा होता है, स्थिर बाजार भाव का डाटा है वो। जब स्थिर बाजार भाव का जीडीपी पिछले स्थिर बाजार भाव के जीडीपी से ज्यादा हो गया है, इसका मतलब है प्रोडक्शन बढ़ गया है, और कुछ नहीं है यहाँ बस यही है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये डाटा देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जीडीपी, जीएसडीपी और एनएसडीपी, इसे बोलेंगे निवल राज्य घरेलू उत्पाद और यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद। चलिए अब बात करते हैं डाटा क्या क्या है हमारे पास। डाटा प्रति व्यक्ति आय, ये पेज नंबर 44 के आसपास मिलेगा आपको, एक बार देख ही लेते हैं ना, ये 44 में ही मिलेगा, ठीक है। पेज नंबर 44 में मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे के, ठीक, वहीं से ये डाटा उठाया गया है। प्रति व्यक्ति आय पढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद को, मतलब एनएसडीपी को, निवल राज्य घरेलू उत्पाद, निवल मतलब नेट, राज्य घरेलू उत्पाद मतलब यहां पास एसडीपी, एनएसडीपी को प्रोजेक्टेड जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है, मतलब जनसंख्या से भाग देना पड़ेगा। अब यहां पर पर कैपिटा इनकम का परिभाषा यही था, एनएसडीपी डिवाइड बाय जनसंख्या। सेम काम यहां पर किया गया है कि जब प्रति व्यक्ति आय निकाला जाएगा तो एनएसडीपी है ना डिवाइड बाय क्या कर दिया जाएगा, जनसंख्या को डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकलेगा यहाँ पास प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। 2022-23 के लिए यहां पास जो एस्टिमेट है वो कितना है, 1,33,898। तो मैं इसे ना अलग से लिख ही देता हूं एक जगह, है ना,
तो ये अपना NSDP का डाटा मिल चुका है हमें, NSDP का। अब इंपॉर्टेंट ये है कि स्थिर पर भी मिलेगा और प्रचलित पर भी मिलेगा। हमें तो अभी तक पता नहीं है कि ये स्थिर है या प्रचलित है। देख लेते हैं, अगर यहाँ पास लिखा होगा तो यहाँ लिखा है प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर है। ये मतलब ये डाटा मिला किसका, प्रचलित भाव का। कितना मिला है, 133,898, 133,898 ये रहा। तो ये प्रति व्यक्ति है, NSDP का निकल गया। अब इसी में कुछ और डाटा भी दिया होगा कि पिछले साल के तुलना में कुछ बढ़ोतरी हो गई है। कितनी बढ़ोतरी हो गई, 10.93। पिछले साल भाई इतना निकाला गया था, यहां पास ये क्विक एस्टिमेट हो गया है एडवांस एस्टिमेट के बाद। तो यहां पास ये कितना हो गया, 122,704 से लेकर 133,898। इन दोनों को अगर आप परसेंटेज में निकालोगे कि इससे ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है इससे, तो फिर आपको यहां 10% 10.93 देखने को मिलेगा। मतलब 133,898 माइनस 120,704 डिवाइड बाई 120,704, आपको क्या निकल जाएगा, यहां से डाटा पता चल जाएगा कितना, 10.93। वृद्धि दर को मैं यहां लिख देता हूं, 10.93 की वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले। अगर पिछले साल 100 था तो इस साल 110 है, ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर। तो प्रचलित का आपका डाटा निकल चुका है। और कुछ देखने वाली बात है क्या इसमें, बिल्कुल देखने वाली बात है कि ये प्रोजेक्टेड जनसंख्या क्या है। प्रोजेक्टेड जनसंख्या को अगर आप देखोगे तो ये आपको जस्ट अगले पेज में मिलेगा, पेज नंबर 45 में। कैसे मिलेगा, तो ये रहा, देखो छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित, सकल राज्य नहीं देखना है, अपन देखना है निवल राज्य घरेलू उत्पाद का। ठीक है, निवल राज्य देख लेते हैं कहां पर मिलेगा। ये प्रतिशत वृद्धि दर है, सकल राज्य का प्रतिशत वृद्धि दर है, ये निवल राज्य का प्रचलित भाव पर। ये रहा NSDP प्रचलित भाव पर। NSDP कौन से भाव पर, प्रचलित भाव पर। कितना दिखा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ की इनकम को, ये दर्शा रहा है बाजार मूल्य पर 40,21,88,881 लाख में दिखा रहा है दोस्तों। यहां पास लिखना पड़ेगा लाख, डिवाइड बाई 30037। ये प्रोजेक्टेड जनसंख्या है। प्रोजेक्टेड जनसंख्या कितना है, 1000 में है। तो 1000 को अपन क्या कर देते हैं, इसको भी 1000 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 लाख को अगर यहां पास कन्वर्ट कर दिया जाए तो लाख न लिखकर यहां पास अगर मैं 100 ही लिख देता हूं, 100,000, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पर जो भी डाटा निकलेगा वो किसके बराबर होगा पता है, वो बराबर होगा 133,898 के। आप करके देखना, क्या करके देखना, तो 40,21,881 इंटू 100 डिवाइड बाई 337, मतलब 30037। क्योंकि अब ये 1000 में डाटा है और वो भी अब 1000 में हो जाएगा, तो दोनों 1000 से 1000 कट के आपके पास डाटा निकल कर आएगा 1,33,898 एक व्यक्ति की आय है NSDP के प्रचलित पर। यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सकल राज्य लिखा हुआ है ना, ये गलत है थोड़ा सा, निवल राज्य है। ये मतलब हो जाता है थोड़ा बहुत, इकोनॉमी सर्वे बनाते समय एक आध टेबल में कुछ कुछ माइनर मिस्टेक्स मिल जाते हैं आपको, तो ये निवल राज्य है, इसको सुधार लेना आप लोग। ठीक, मतलब ये जो आया है इकोनॉमी सर्वे उसी में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर गलतियां हैं, एक पॉइंट है तो वो सुधार लेना। तो ये आपके पास आ गया निवल राज्य घरेलू उत्पाद का डाटा कि कैसे निकाला गया। तो ये क्लियर हो गया है, NSDP का डाटा हमको क्लियर है। अब मैंने कहा कि GSDP से भी तो आता है, GSDP से भी आता है, तो क्या GDP का भी डाटा है हमारे पास? बिल्कुल है GDP का डाटा। तो GDP का डाटा देखो प्रचलित भाव पर है, क्योंकि प्रचलित भाव में प्रोडक्शन प्लस प्राइस दोनों का यहाँ पास क्या होता है, समावेश होता है, तो दोनों ज्यादा मिलेंगे। तो ये हो गया 45,76,0826 लाख में है, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, और जनसंख्या तो वही रहेगी, अब दोनों 1000 में हो जाएंगे, इसको डिवाइड काट देना, हो गया, खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा आपका। कितना निकलेगा, 1,52,348। तो यहां पास GSDP का डाटा निकल कर आया है 1,52 कुछ था, 348 या कितना था, देख लेते हैं, 348, ठीक है, 1,52,348 ये डाटा निकल कर आया है। पिछले साल के मुकाबले कितना ज्यादा ये वृद्धि कर चुका है तो वो भी देखना पड़ेगा। ये रहा अगले ही मतलब 46 पेज में मिलेगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वृद्धि दर। पिछले साल की तुलना में वृद्धि दर निकालते हैं हमेशा प्रचलित भाव पर,
तो यहां पर देखो लिखा हुआ है 11.33। पिछले साल कुछ और था, इस साल कुछ और है। पिछले साल का भी डाटा अगर देखना चाहो तो यहाँ लिखा है, तो ये रहा पिछले साल का डाटा और ये इस साल का डाटा। इन दोनों में जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 11 पॉइंट समथिंग कुछ आगे बढ़ चुका है, 11.31 क्या हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। तो कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। अभी देखेंगे क्वेश्चन का कैसे बनाया जाएगा। अब एक डाटा बच गया है जीएसडीपी का स्थिर भाव का। ये रहा जीएसडीपी का प्रतिशत वृद्धि दर स्थिर भाव पर, तो ये तो हमारे काम नहीं आएगा। स्थिर, ये रहा जीएसडीपी प्रचलित भाव पर, निवल राज प्रचलित भाव पर, ये भी प्रचलित भाव पर, ये भी प्रचलित भाव पर। तो इसमें से एक डाटा बचेगा आपका कौन सा, जीएसडीपी का स्थिर भाव का डाटा। देखते हैं कहां पास है, मिल जाएगा। ये रहा स्थिर भाव का डाटा जीएसडीपी का, कितना है ये 96,242। ठीक है, इसे वहां पास एक काम करते हैं, अटैच कर देते हैं। ठीक, कुछ नहीं है, ये तुरंत अटैच हो जाएगा। तो जीएसडीपी में अगर आप प्रति व्यक्ति आय देखोगे तो कितना देखने को मिलेगा आपको, 96,242। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कम है, क्योंकि ये देखो स्थिर भाव का है ना, जीएसडीपी स्थिर भाव का डाटा है। ये स्थिर भाव में केवल प्रोडक्शन आगे बढ़ा है। पिछले साल 90,149 का था, ये 90,149 का था। इस साल कितने का, तो 96,242 का है केवल। कितने का है, तो 96,242 का है। तो यहां पास ये वाला डाटा आ जाएगा, 96,242 का डाटा आ जाएगा जीएसडीपी का स्थिर भाव का। इसका कुछ प्रतिशत वृद्धि दर भी होगा, बिल्कुल होगा। जब 90,000 पिछले बार है और इस बार 96, तो 6 दशमलव समथिंग का बढ़ोतरी होना चाहिए। देख लेते हैं। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वृद्धि दर किस रेट पर, तो स्थिर भाव पर कितना है, 7.67। बिल्कुल सही है, 7.67, सॉरी 6.76 ना, 6.76, सॉरी 6.76, ये वृद्धि दर है। तो ये है 2022-23 का प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय 2022-23 का। आई बात समझ में। तो ये आपको 3 डाटा याद रखना है। ये वाला डाटा नहीं देता इकोनॉमी सर्वे में, अभी तक तो मुझे देखने को आज तक नहीं मिला है कि एनएसडीपी का स्थिर भाव का डाटा दिया जाए। तो इकोनॉमी सर्वे में तो नहीं होता ये डाटा। ये 3 डाटा आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आएगा कैसे। अब 3 डाटा आ गया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय बताइए। अगर मैं पहला क्वेश्चन का आंसर ऐसे बताऊं, पहला क्वेश्चन ऐसे बनाता है वो कि छत्तीसगढ़ का है ना वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय बताइए। बस कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा, केवल इतना ही बोला कि प्रति व्यक्ति आय बता दो। आंसर लगा के आना है ये वाला 1,33,898। याद रखना 4 ऑप्शन देंगे यहां पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। कुछ नहीं लिखा है, तो आंसर क्या होगा 1,33,898 आंसर हो जाएगा आपका। क्योंकि मेन प्रति व्यक्ति आय तो यही है, क्योंकि सीधा सीधा यहां पर टेबल में मेंशन करके रखा हुआ है वो कि प्रति व्यक्ति आय हम इसी को मानते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन की प्रकृति चेंज करना चाहता है वो, तो फिर वो क्या लिखेगा, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बताइए जीएसडीपी के अनुसार, वो भी कौन से भाव पर, तो स्थिर भाव पर। आंसर फिर चेंज हो जाएगा। अब आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 96,242। ये आंसर निकलेगा। क्वेश्चन बोलेगा छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार बताइए प्रचलित भाव पर, तब आंसर आपको चेंज करना होगा। आंसर हो जाएगा यहां पर जो भी था 1,52 समथिंग था, है ना, वो हो जाएगा 1,52,348। ये हो जाएगा 1,52,348। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अगर मान लो और कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन बताया छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको इसमें से इन तीनों में से किसी एक को देखना पड़ेगा कि तीनों में से कोई एक तो होगा। अगर मान लो ये वाला है तो यही आंसर होगा, अगर ये वाला है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर ये वाला है तो ये आंसर हो जाएगा। तीनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। आई बात समझ में। तो इस टाइप से क्वेश्चन को वो पूछता है और यहाँ पर मॉडिफाई करता है, इसलिए ना थोड़ा सा लगने लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहा है वो। मेंस में भी सेम करना है। मेंस में अगर प्रति व्यक्ति आय पूछता है, आप तीनों डाटा लिखकर आ जाइए। तीनों डाटा लिखे, क्योंकि तीनों डाटा प्रति व्यक्ति आय को लेकर है।
वृद्धि दर पूछा तो केवल वृद्धि दर बताइए, किसका वृद्धि दर पूछा तो इन तीनों का वृद्धि दर भी अलग अलग है, एक तो नहीं है यहाँ पर वृद्धि दर। ये रहा जैसे 10.93 एक्चुअली प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि दर है, ये वाला आंसर। अगर बोल दिया कि जीएसडीपी का प्रचलित तो फिर 11.31, और बोलेगा जीएसडीपी का स्थिर बताइए तो 6.76। इस प्रकार से आपको प्रति व्यक्ति आय का डाटा याद रखना है। आई रही बात समझ में? बिल्कुल। तो फिर यहां पास इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि केवल ये डाटा छाप के दिखाया ना जाए, आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि भाई ये स्थिर भाव क्या होता है, ये प्रचलित क्या होता है, ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एनएसडीपी क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है, ये प्रोजेक्टेड जनसंख्या कहां से लाई जाती है। आपका बताया गया 3 करोड़ है, वहां पास बोल दिया 3 करोड़ जनसंख्या प्रोजेक्टेड है, एकदम एक्चुअल तो नहीं है वो, तो इतनी जनसंख्या है। तो ये हमारे आज के वीडियो का उद्देश्य था। इसी प्रकार के इकोनॉमी सर्वे से, बजट से, जो भी सेक्शन से जो भी डाटाज वाले होते हैं उनके पीछे की स्टोरी और वो डाटा कहां से आए, वो डाटा कहां उपयोगी होंगे, वो डाटा एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इन पर वीडियो आता रहेगा कंटिन्यू। आई होप कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इकोनॉमी के समझ को बढ़ाने के लिए, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनकी भी जो समस्या है इकोनॉमी को लेकर वो खत्म हो, समाप्त हो, उनको भी एक सही गाइडेंस मिल सके इकोनॉमी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको अगर कोई भी सेक्शन में डाउट है कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, ये फिर यहां से कैसे आया, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहां पास आपके कमेंट का उत्तर भी दिया जाएगा। या फिर कोई और भी टॉपिक हो जो आप समझना चाहते हैं, उससे रिलेटेड भी आपको अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के एक क्वालिटी कंटेंट को देखने के लिए, और अपने प्रिपरेशन में कुछ हमेशा ऐड ऑन कीजिए। ये समय पढ़ने का समय है, गंवाने का समय नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वही समय है जब आप अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हड़बड़ी में पढ़ रहे हैं, वो कोई तैयारी नहीं है, वो पीएससी की तैयारी नहीं है, वो बस सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, अंतिम समय में बहुत हाथ पर मारा हूं। मारो उस समय हाथ पर, लेकिन एक ठोस बेस तो बने आपका। तो वो बेस बनाने का समय अभी है। क्वालिटी कंटेंट देना हमारा काम है। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और इसे शेयर भी कीजिए। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, तो कमेंट भी कीजिए इस पर। अगर और कुछ पढ़ना है उस पर भी कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी से यहां पास विदा लेता हूं। आपको अगले वीडियो में मैं मिलूंगा इकोनॉमी से संबंधित कुछ इसी प्रकार के आंकड़ों को लेकर और उनसे संबंधित जो भी विषय होते हैं उनको लेकर। धन्यवाद।